जी, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने आपको पढ़ाई थी। उसमें हमने पहली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो थी वो पढ़ी, दैट इज रिगार्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी। जो हमने कहा था मिड तक इंक्रीज करती है और उसके बाद डिक्रीज करती है। अच्छा, अब उसमें हमने सिंपल सी बताई थी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं मिडल तक और फिर बाद में कम होते हैं। एक्चुअली यही जो स्ट्रेटजी बताई गई है, डिस्कस की गई है, यही बाइंडिंग एनर्जी की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और अदर थिंग्स जो है वो डिस्कस होंगी। तो हम लोग आज उस बाइंडिंग एनर्जी से रेलेवेंट बिल्कुल करीब करीब एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो फोर्स होती है उसे तोड़कर लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है या उसे तोड़कर वेपर में कन्वर्ट करना होता है। तो जाहिर सी बात है फोर्स तोड़ना बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के मुतरादिफ है। इसका मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसलिए इसमें कोई मजाक के खेल बात नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी और इसमें कोई डिफरेंस हो, ये सिमिलर चीजें हैं। सही है। अच्छा, तो सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point depend actually on strength of forces present in substances। कि substances के अंदर जो forces पाई जाती है ये उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब कि मैं यूं कहूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ of forces that is directly proportional to binding energy। जाहिर सी बात है वो किसके डायरेक्ट होगी? बाइंडिंग एनर्जी के। तो फोर्सेस का दूसरा नाम बाइंडिंग एनर्जी ही तो होता है। तो सुनिएगा, ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ elements in transition series, greater are the forces of attractions, hence greater heat or energy is required for boiling the substance। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के क्या होगी? डायरेक्ट होगी। अब मैं यहां पे पीरियोडिक ट्रेंड पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट इसका ट्रेंड क्या होगा? तो सुनिएगा, ग्रेटर द ऐसे हम कहें एज वी मूव, ऐसे कहते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in fourth period, melting point and boiling point increases from third B to 7B, which is middle, and then decreases up to end from
बी टू 2b, ठीक है। तो 3b से 7b तक मिडल होता है, तब तक क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। 8b से 2b तक एंड होता है, तो फिर उधर तक क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो वो सारे का सारा दिस इज ड्यू टू increase and decrease of number of unpaired binding electrons के मिडल तक इंक्रीज करते हैं बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और बाद में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो ये मजबूर है कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर से ये मैक्सिमम किसके लिए जाती है, वनेडियम वगैरह के लिए जाती है। उधर जैसे हमने टंगस्टन कहा था, दूसरे में पहले में वनेडियम कहा था। कल वाला ग्राफ है वो दोबारा से बना रहा हूं, तो इसलिए जरा गौर से मुलाहजा कर लीजिए। तो सुने, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट लिख लो या बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, और यहां पे एटॉमिक नंबर लिख लो, क्योंकि पीरियड तो सेम है ना, तो इसलिए एटॉमिक नंबर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, बढ़ता जाएगा तो हमें समझ आती जाएगी। अब सुनिएगा, ये कुछ देखें, यहां पे एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। चले, ये हो गया पोटाशियम, ये हो गया कैल्शियम, फिर सस्सी, तेरा, व्या, सी, मा, फे, क्यों, नई, सी, जी, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो पहले इंक्रीज वैनेडियम तक, फिर क्रोमियम और मैंगनीज में डिक्रीज, और फिर यानी कि असल में पहले इंक्रीज और डिक्रीज है। ये बीच में जो मैंगनीज है, आपको पता है, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि इसमें स्ट्रक्चर चेंज आ जाती है। इसमें हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर की वजह से इसमें स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, बजाय इसके कि मैंगनीज का सबसे हाईएस्ट होता है, 7b में होता है मैंगनीज का सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन मैंगनीज का नहीं है। मैंगनीज और क्रोमियम एक्सेप्शनल शेप, अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं। वजह क्या है, इसका हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है। तो जब हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होगा तो इसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी। जब खाली जगह आ जाएंगी तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाते हैं तो उनकी फोर्सेस वीक हो जाती हैं। जब उनकी फोर्सेस वीक हो जाती है तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं। सही हो गया। तो यहां तक था हमारे पास ट्रेंड, जो हमने पढ़ा किसके बारे में था, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था। तो इंक्रीज अप टू मिडल और देन डिक्रीज अप टू एंड। सही है, लेकिन ये वाला एक्सेप्शन सिर्फ फोर्थ पीरियड में, इससे जो नीचे वाला पीरियड है या उससे नीचे वाला पीरियड, उसमें ये एक्सेप्शंस नहीं है, उसमें डायरेक्ट इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक भी आ गया आपको तो वो भी काफी है। मैंगनीज के बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद कोवलेंट एंड आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस हम पढ़ते हैं और कोवलेंट रेडियस पढ़ते हैं, तो ये दोनों चीजें जो है ना हमने पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कोवलेंट रेडियस पढ़ते हैं। कोवलेंट रेडियस के 3 स्टेप्स हैं। पहला, स्टार्ट पे कोई और ट्रेंड है, मिडल में कोई और ट्रेंड है, और लास्ट पे कोई और ट्रेंड है। तो इसलिए हमें इनके तीनों ट्रेंड्स को सीखना पड़ता है।
सही हो गया। तो स्टार्ट देखिएगा, स्टार्ट में हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस at the start from left to right decreases due to increase in atomic number and nuclear charge, due to decrease in atomic number and increase in atomic number and nuclear charge of atom. एटम का जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा ग्रिप करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पास ले आता है, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन ये थोड़ी देर ही चलेगा, पहले 2-3 एलिमेंट्स पे ही। फिर मिडल देखें, मिडल का मतलब है सेंटर। अब सेंटर में देखें, पहले डिक्रीज हुआ, फिर दरम्यान में कांस्टेंट रहना। कैसे रहना देखिएगा, इन मिडल atomic number and nuclear charge increases, but number of inner shell electrons also increases, which cause their shielding effect, making atomic size constant, neither decrease nor increase। अब ये बात भी समझने वाली है कि हमने ये बात क्या कर दी। तो पहले तो बात हो रही थी कि भाई अपना क्या नाम उसे बोलते हैं कि स्टार्ट पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हुए एटॉमिक फोर्स बढ़ेगी, एटॉमिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी तो साइज कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चक्कर और है, मिडल में वो कहता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन साथ में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से वो साइज को क्या कर देता है, कांस्टेंट, ना बढ़ाता है ना कम करता है, ना बढ़ाता है ना कम करता है। क्या मतलब सुनिएगा, मैं आपको बात बताता हूं। 3D और 4S ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 3D और 4S ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब सुनिएगा, 4s2 और 3d 1 से लेकर 10 तक ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले में देखो s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आ गए, d में एक आध आया, फिर d में दूसरा आया, फिर d में तीसरा आया। जब एक आध होगा फिर तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगना, लेकिन जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल पड़ेंगे, अब न्यूक्लियर चार्ज 4s वाले इलेक्ट्रॉन को पास बुलाता है, लेकिन यहाँ पे d में अगले एटम में यानी कि वैनेडियम के बाद हम लोग जनाब सेकेंडियम के बाद टाइटेनियम के बाद जब वैनेडियम में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, न्यूक्लियस पास बुलाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं उसे वापस भेजता है। अब ना वो पास आ पाते हैं ना वापस जा पाते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज से पास बुलाता है लेकिन जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है उसे दूर भेजते हैं। अगले एलिमेंट में जाएंगे 3 से 4 इनर शेल इलेक्ट्रॉन हो देंगे, वो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट काज करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, तो पहले डिक्रीज बाद में ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, बल्कि क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड काज करते हैं कि भाई तुम पास ना हो दूर ही रहो, पास वाला पास बनाता है, दूर वाला दूर खींचता है, दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ की वजह से ना इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। अब ये दो बातें तो क्लियर हो गई कि स्टार्ट में क्या होना है, डिक्रीज, सेंटर में क्या होना है, कांस्टेंट रहना है, और एंड में क्या होगा, एंड में डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है।
मिडल हमने पढ़ लिया, अब एंड पढ़ने जा रहे हैं। एट एंड नंबर ऑफ inner shell electrons have greater shielding effect due to which atomic size increases। एंड पर एटॉमिक साइज क्या करना शुरू कर देता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है हमें ग्राफ बनाकर बात करनी चाहिए, हमें वैसे बात करनी मुनासिब नहीं लग रही। तो हस्बे मामूल कार्रवाई इधर से इधर, एटॉमिक नंबर इधर से इधर, एटॉमिक साइज। खैर जरा बात तवज्जो से सुनने वाली है, इन हमाक से समझनी है, इसे इधर उधर नहीं करना। तो देखो ये पहले ये कम होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ना बढ़ेगा ना कम होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, तो फिर एंड पे ये बढ़ना शुरू कर देगा। मसलन मैं एलिमेंट साथ साथ लिख लूँ, जैसे पोटाशियम है, कैल्शियम है, फिर 80 13 82 सीमा पे क्यों, यहाँ क्यों से बढ़ना शुरू होता है। ऐसे करना, दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर वैल्यू हो जाए। ऐसे माँ पे क्यों नहीं सी से। एंड पे साइज इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, और दरमियान में क्या है, कांस्टेंट है। दरमियान में नंबर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों बढ़ रहे हैं। एंड पे शील्डिंग इफेक्ट हावी है, शुरू में न्यूक्लियर चार्ज हावी है। तो शुरू में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट काज ही नहीं हो रहा, इसलिए वो डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। एंड में इनर शेल इलेक्ट्रॉन 10-10 हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से भी हावी हो जाता है, इस वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब ये तो हो गया कोवलेंट रेडियस। आयनिक रेडियस, तो हम कहते हैं देयर इज इर्रेगुलर increase or decrease in the size of ionic radius of transition elements, hence their trend cannot be predicted। इनका ट्रेंड हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो कैसा होता है पता तो होना चाहिए ना। फिर से इधर एटॉमिक नंबर, इधर से इधर निकाल लिया, एटॉमिक नंबर, और इधर से हमने साइज लिया। ठीक है जी। ये ट्रेंड है। ठीक है जी, ये हमने
ट्रेंड ले लिया। तो शुरू कहाँ से करना है ये देखो, कैल्शियम से 80 13 व्या सी। तो यहाँ पे मैं टाइटेनियम, स्कैंडियम, यहाँ पे जरा एक एलिमेंट बुक में मिस है, वो भी लिखना है आपने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ये सारों का ट्रेंड है, सारे आयनिक है, +2 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 आयनिक रेडियस मैंने बनाए। देखो ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इसका कोई ट्रेंड हम कोई प्रिडिक्टेबल नहीं गिनते, तो अनप्रिडिक्टेबल ट्रेंड है। तो 80 13 82 वहां पे क्यों नहीं सी। तो यहाँ पे वनेडियम का सबसे कम, मैंगनीज का हाई, फिर निकल का सबसे कम, फिर जिंक का हाई, तो इसलिए डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो इसकी अनएक्सप्लेनेबल रीजंस की वजह से हम लोग सिंपली कहते हैं कि भाई हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये ऐसे ही हमने याद करना है कि भाई अनप्रेडिक्टेबल है और इसका कोई भी ट्रेंड हम कहें कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई इसमें प्रिडिक्शन मौजूद नहीं है, हम उसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते। तो जब कर ही नहीं पाते तो फिर हम सिंपली कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास पते से बाहर है। तो अब हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, सारे एंट्री टेस्ट के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है ये रेडियस वगैरह और हर चीज ही, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की कुछ अपनी ही पहचान है। तो इसीलिए मैं आज पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक बिहेवियर करवाने लगा हूं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। दोनों में हमने ये सीखना है कि पैरामैग्नेटिज्म किसे कहते हैं और डायमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। तो मैं एक तरफ पैरा को एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक तरफ डाया को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पैरा मैग्नेटिज्म, यानी कि आपने मैग्नेट को देखा हुआ है ना, तो आपको ये चीजें आसानी से समझ भी आ जाएंगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, सही है। अब सुनिए, those substances which are weakly attracted by a strong magnetic field are called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट क्या करे, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, उन्हें हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और जिनको मैग्नेट अट्रैक्शन की बजाय थोड़ी सी क्या काज करे, रिपल्शन काज करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे दोज substances which are
weakly repelled by a strong magnetic field are called diamagnetic substances। तो याद रखें यहां पे पहला लफ्ज है कि यहां पे क्या हो, अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन हो तो पैरामैग्नेटिज्म और रिपल्शन हो तो डायमैग्नेटिज्म। तो पहले तो ये ध्यान में रख लेना अट्रैक्शन में कि अगर कोई सब्सटेंस को कोई मैग्नेट खींचता है। अब वीकली अट्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है और उसके अंदर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की पावर है एक एटम के अंदर मैग्नेट की निस्बत बहुत कम होती है। इस वजह से हम वीकली अट्रैक्टेड या वीकली रिपेल्ड की हमेशा बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons. This is due to presence of unpaired presence of unpaired electrons in any atom, molecule और आयन। ये किस वजह से होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अगली बात जो ध्यान में रखने वाली है, ये पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर से हम पढ़ें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो अट्रैक्शन होगी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्शन होगी। सही है? ठीक है, अब पेयर्ड और अनपेयर्ड का चक्कर सुनिएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स cause a magnetic moment due to spin motion of electrons, hence being attracted। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, और जब वो स्पिन करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि अपना उनमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नेट को अट्रैक्ट किया रिपेल करता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स cause opposite magnetic moments which cancel the effect of each other and neutralize it, hence being repelled, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको एक सिनेरियो, एक थीम बता दिया
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, वो स्पिन करता है, या क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो जाहिर बात है उसने अपना मैग्नेटिक मोमेंट पर रिड्यूस करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो वो नॉर्थ से साउथ का मतलब मैग्नेट बन गया। अब ये मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर यहां पे बात करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की फॉर्म में है, तो जाहिर बात है अगर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा किधर मूव करता होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता होता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे के ऊपर है तो इसका ऊपर से नीचे बनेगा। तो ये वाला नॉर्थ से साउथ, ये वाला नॉर्थ से साउथ एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन यहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, यहां पे नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, साउथ साउथ ही रहेगा। इस वजह से जो भी मैग्नेट इसके सामने आएगा तो इसने क्या करना है, अल्टीमेटली इसके साथ अट्रैक्शन करनी ही करनी है। यहां पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो कोई मैग्नेट से छेड़ता छूटता भी उसे कहते हैं चलो जाओ, कोई उसके साथ मैग्नेटिक मूवमेंट्स मैच नहीं करता। तो इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म। इसका मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता हूं, तो जैसे कल वाली स्टोरी मैंने आपको कहा था कि एक याद कर लो बाकी चीजें सारी याद हो जाएंगी, कि लेफ्ट टू राइट मिडल तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और फिर कम होते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ये चीजें देखनी है ग्राफिकली। अब मैं इसे बनाने लगा हूं और टेबुलर फॉर्म में बताने लगा हूं, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो जरा सुनिएगा, ससी तेरा व्यासी मां मां फे क्यों नहीं सी जी। लो, अब पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म पढ़ना है अगर, तो जाहिर बात है पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म आप लोगों को किसी ना किसी एक कांस्टेंट चीज का पढ़ना पड़ेगा ना। किसका पढ़ना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो आप चाहते हो कि इसके ना आयंस बना दो, इसके आयंस बना दो। सुनो, अब हमारी बात सुनो जरा ध्यान से, याद करेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। क्या देखो, पहले में इनमें +3 +3 +3 +3 +3 +3 चार्ज होता है। स्टार्ट में जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हमेशा हिस्सा लेते ही लेते हैं। क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने टांग अड़ानी। लेकिन मिडल के बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है, और पेयरिंग के बजाय जब लेफ्ट टू राइट आते जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो डी वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपने पास खींच लेता है। 4s के साथ 3d के इलेक्ट्रॉन पहले तो मैच करते हैं, साथ साथ होते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट उनमें इतना ज्यादा साइज का कोई फर्क नहीं होता, साइज बड़ा ही होता है। जब लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो सबसे पहले तो अंदर वाले शेल इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। जब अंदर वाले शेल इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो फिर डी वाले इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कम होगी। यानी कि आपने Zn+2 सुना है, +3 बहुत कम सुना है। ठीक है, ऐसे ही जो है कोबाल्ट +2 सुना है, आयरन +2 +3 तक गए हो, +5 कोई वाला चक्कर नहीं सुने। ऊपर वाले आपने सारे देखे हुए, इसीलिए क्यों, नीचे वाले में न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये मोस्टली सिर्फ +2 शो करते हैं। मोस्टली क्या शो करते हैं, +2 शो करते हैं, मोस्टली +2 शो करते हैं। अब आप हजरात को इनके बारे में हमने जानकारी देनी है। अगर आप जानकारी लेने के लिए रेडी हैं तो प्लीज गेट इन्वॉल्व। कल वाली जो लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हमने ज़हन में रखना है। देखिएगा, स्कैंडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। तीनों निकल गए। तो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहे, 0। कितने रहे, 0। टाइटेनियम में 4 होते हैं,
एक रह गया। रेडियम में 5 होते हैं, 3 निकले, 2 रह गए। इसमें से 6 होते हैं, 6 में से 3 गए, 3 रह गए। 7 में से 3 गए, 4 रह गए अनपेयर्ड। 8 में से 3 गए, 5 रह गए। 9 में से, अब यहां से 9 में से 3 गए, ठीक है। 9 में से कितने गए, 3 गए, तो फिर भी कितने रह गए, 5 ही रहे। 9 में से सॉरी, यहां था ना, क्या नाम से बोलते हैं, मैं जरा चेक कर लूं। मैंगानीज +3 +2 +5, ठीक है, सही है। अगर यहां से देखो, अगर इसमें 2 जाते हैं तो फिर 4 रह जाते हैं, क्योंकि एक क्या हो जाता है, पेयर्ड है। ऐसे इसमें से अगर 2 जाते हैं तो फिर 2 पेयर्ड रह जाते हैं, 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे। इसमें 3 फुलफिल्ड होंगे, 2 हाफ फिल्ड होंगे। इसमें 1 हाफ फिल्ड होगा, और इसमें कोई भी हाफ फिल्ड नहीं होगा, सारे फुलफिल्ड होंगे, ठीक है ना। तो सारे क्या होंगे, फुलफिल्ड होंगे। मैं फिर से अगर अपनी बातों को रिपीट करना चाहूं तो वो कुछ यूं बनेगा, मैं रिपीट कर देता हूं जरा इनके इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि एहतियात से हम क्लियर हो जाए। स्कैंडियम 18 के बाद 3 थे, तीनों निकल गए, तो कितने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहे, 2। पैडेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन थे वेलेशन में, 4 में से 3 गए, 1 रह गया, और 1 का 1 भी हाफ फिल्ड होगा। 5 में से 3 गए, 2 रह गए। 6 में से 3 गए, 3 रह गए। 7 में से 3 गए, 4 रह गए। 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, तो कितने रह जाते हैं, 5। या फिर 7 में से 2 निकालें तो भी कितने रह जाते हैं, 5। मेरे शेल में 7 है ना, इधर 7 में से 3 निकाले तो 4 रहे, अगर 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 ही रहेंगे। फिर 8 में से अगर 2 निकालेंगे तो 6 रहेंगे। 6 में 1 पेयर्ड हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड रह जाएंगे। ऐसे ही 2 पेयर्ड हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे। 3 पेयर्ड हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे। फिर 1 रह जाएगा, और फिर कितने रह जाएंगे, 0। इसका मतलब है कि ये अप टू मिडल क्या करता है, इंक्रीज करता है, और फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। वजह मैं सिंपल सी लिख देता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, और यहां पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। और रीजन +2 की मैं पहले बता चुका हूं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से डी वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते, इस वजह से नीचे वाले +2 बनाते हैं, ऊपर वाले +3 बनाते हैं मोस्टली। तो अगर मैं ग्राफिकली इसे शो करना चाहूं तो मैक्सिमम कौन कौन है, मैंगनीज और आयरन। टॉप पे कौन है, मैंगनीज और आयरन। तो इसलिए ये शुरू होता है पैरामैग्नेटिज्म, और ये आता है, तो टॉप पे ये 2-3 है। कौन कौन है, देखो, Mn +2, उसके बाद Fe +3, और उसके बाद Fe +2। तो Mn और Fe का पैरामैग्नेटिज्म तकरीबन सेम है, लेकिन Fe का स्लाइटली ज्यादा है, क्योंकि Fe का एटॉमिक नंबर मैंगनीज से ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर बढ़ जाता है, सही है। तो इसलिए ये टॉपर, तो यहां पे हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिज्म, ये टॉपर, और इधर एटॉमिक नंबर। तो इधर सबसे हाईएस्ट किसका हुआ, आयरन का। सबसे हाईएस्ट किसका हुआ, आयरन का। तो हम लोग कहते हैं कि आयरन का, यहां हम लोग यूं कह रहे हैं कि Fe +3 and Mn +2 have maximum paramagnetism and on
both sides it decreases due to decrease in number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे को पूछ ले आगे को जाए तो आपने कहना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कम होते हैं। और अगर आप यूं पीछे से जाए बोथ साइड्स पे, इधर को भी जाए कम होता है और इधर को भी जाए तो कम होता है। दोनों साइडों पे इसने क्या होना है, डिक्रीज होना है। दोनों साइडों पे इसने क्या होना है, डिक्रीज होना है। तो दोनों साइडों पे जब ये डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग दोनों साइडों पे कह रहे हैं कि क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो इधर पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गया और कोई भी नहीं रहा। यहाँ पे तो वैसे इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टोटका ही है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिडल तक बढ़े, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ा, उसके बाद कम हो गए तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो गया और डायमैग्नेटिज्म अल्टीमेटली बढ़ जाता है। क्लियर होगी बात। तो यहां तक पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज का आज हमने इजाफा कर दिया। 3 रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछें। थैंक यू वेरी मच।